हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस। उम्मीद है बहुत बहुत अच्छे होंगे आप लोग और पढ़ाई भैया आपकी प्रॉपर चल रही होगी। हमारी ये सीरीज है 100 गोल्डन कंसेप्ट्स ऑफ मैथ्स, यानी गणित के वो सारे कंसेप्ट्स को मैंने आइडेंटिफाई किया जिनके एग्जामिनेशन में पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है और उससे रिलेटेड सारे कंसेप्ट्स को हम इस सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं। आज आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर हमारा टॉपिक लिखा हुआ है इन सेंटर। अब अगर यहां पर एक सिंगल सी प्रॉपर्टी में उठा लूं तो सैकड़ों क्वेश्चन एक सिंगल सी प्रॉपर्टी से अभी तक एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। सैकड़ों क्वेश्चन मैं पिछले 5 साल में उठा लूं तब भी सैकड़ों क्वेश्चंस होंगे। दैट मींस दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बेहद आसान बट स्टिल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में इन सेंटर से रिलेटेड हर छोटी बड़ी प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको एक कंप्लीट क्लैरिटी हो और अब अगर इससे रिलेटेड कभी भी कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आए तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो विदाउट इवन वेस्टिंग टाइम शुरुआत करते हैं हम अपने आज के सेशन की और देखते हैं भैया क्या होता है इन सेंटर। तो सर्कल में बहुत सारे सेंटर्स होते हैं, उनमें से एक इन सेंटर है। मैं बाकी भी सेंटर्स को डिस्कस करूंगा लेकिन आज के सेशन में हमारा टॉपिक है इन सेंटर। तो क्या होता है अंतः केंद्र? इन सेंटर यानी हिंदी में हम इसे कह रहे होते हैं अंतः केंद्र। तो नाम से ही क्लियर है कि भैया अंतः केंद्र है यानी त्रिभुज के अंदर स्थित होगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि अगर नाम में है तो ही होगा। परिकेंद्र के केस में हम कुछ और भी कहानी होती है, दैट आई विल डिस्कस। तो चलो अब आते हैं कि भैया ये इन सेंटर क्या है, कैसे बनता है। तो कोई भी ट्राइंगल हो, मान लो कि मैंने एक ट्राइंगल बना दिया कुछ इस तरीके से ABC, ठीक है। अब अगर इस ट्राइंगल में मैंने क्या किया कि एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ किया, किन्हीं भी दो एंगल्स के एंगल बाइसेक्टर। परिभाषाओं में लिखा होता है कि भैया तीनों एंगल्स के एंगल बाइसेक्टर जहां पर मिलते हैं वो बिंदु आपका अंतः केंद्र होता है, लेकिन किन्हीं भी दो का भी मिल जाएगा तो आपका काम बन जाएगा। यानी अगर मैं यहां पर कहूं, मान लो कि इस एंगल B का एंगल बाइसेक्टर मैंने ड्रॉ किया कुछ इस तरीके से, एंगल C का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया कुछ इस तरीके से, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर का मतलब एक ऐसी रेखा जो किसी कोण को दो बराबर भागों में बांटती है। तो ये वाली रेखा कोण B को दो बराबर भागों में बांट रही है और वो वाली कोण C को, और मान लो कि ये किसी पॉइंट I पर मिलते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है, जिस पॉइंट पर मिले हैं इस पॉइंट के बारे में कुछ परिभाषाएं हैं, जरा उनको डिटेल में समझते हैं। कोई और कलर हमें मिल जाएगा क्या? यस मिल जाएगा। तो मैं इस कलर को देख लेता हूं। ये जो ये वाला पॉइंट है, इस वाले पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? हम कहते हैं इसे इन सेंटर यानी कि अंतः केंद्र। अब यहां से और भी चीजें आती हैं, इन सेंटर आता है, फिर अगला टर्म यहां से क्या आएगा? अगला टर्म आएगा इन रेडियस, क्या आएगा? अंतः त्रिज्या, और एक और टर्म आएगा इन सर्कल यानी कि अंतःवृत्त। ये तीन बातें यहां से निकलती हैं। अब ये क्या क्या है? हमें अंतः केंद्र मिल चुका है। अब अगर मैं कहूं कि एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करना है, एक ऐसा वृत्त ड्रॉ करना है जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को आंतरिक रूप से स्पर्श करता हो, तो उसे कहेंगे हम लोग क्या? इन सर्कल। यानी मुझे एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करना है, अगर मैं इधर बना दूं, ये मेरे पास एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के अंदर एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करना है जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को आंतरिक रूप से स्पर्श करता है, तो दिस इज नोन एज इन सर्कल। अब ये बनता कैसे है? अगर फॉर्मेशन समझ गए तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो हम क्या करते हैं, जिस पॉइंट पर ये कट कर रहा है उससे सामने वाली भुजा BC पर, चाहे तो आप AC पर या फिर AB पर कहीं पर भी ड्रॉ कर सकते हो, तो किसी एक भुजा पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। तो अगर मैंने I पॉइंट से यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, मान लो इस पॉइंट को मैंने D कह दिया, तो ये जो ID डिस्टेंस होगी, ये ID डिस्टेंस किसके बराबर होगी? इन रेडियस के बराबर होगी। इसको मैं स्मॉल r से डिनोट करता हूं। यानी अगर आप इस ID को त्रिज्या लेकर एक सर्कल ड्रॉ करोगे तो वो सर्कल कुछ इस तरीके से आपका बनेगा, और वो क्या हो जाएगा आपका? ये पार्ट तो हो गया आपका इन रेडियस और ये पार्ट क्या हो गया? अंतःवृत्त यानी इन सर्कल। तो समझ में आ गया कि कैसा भी ट्राइंगल हो, अगर ट्राइंगल में दो एंगल्स के एंगल बाइसेक्टर मैंने ड्रॉ किए तो जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करते हैं दैट पॉइंट इज नोन एज इन सेंटर, अंतः केंद्र। वहां से किसी एक भुजा पर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो
तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी उस इन सेंटर से भुजा के बीच की, दैट इज नोन एज इन रेडियस, अंतः त्रिज्या। और उस अंतः त्रिज्या को लेकर जो आप वृत्त ड्रॉ करते हो दैट इज नोन एज इन सर्कल या फिर अंतः वृत्त। आई होप इट इज एब्सोल्युटली लाउड एंड क्लियर। आपके मन में एक सवाल आ सकता है, तो पहले ही बता दे रहा हूं कि अगर मेरे पास ये एक ट्रायंगल है, इस बार मैंने यहां पर इनका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, इनका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया। अब इस वाले पॉइंट से अगर मैं ये परपेंडिकुलर डाल दूं तो ये भी आपका क्या बनेगा, सेम ही चीजें बनेंगी। अब यहां पर एक बात समझना, वो क्या समझना है, वो समझना है कि देख लो मैंने कहा कि आईडी को रेडियस लेकर मैं एक सर्कल खींच रहा हूं, इसका मतलब ये दूरी और जो ये दूरी है ये भी रेडियस के ही बराबर होंगे, और वृत्त की त्रिज्या तो हर जगह बराबर ही होती है। इसका मतलब दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, ये तीनों के तीनों आपस में क्या होने चाहिए, ये तीनों आपस में बराबर होने चाहिए। यानी ये जो अंतः केंद्र है, जो इन सेंटर है, मान लो कि मैंने ये कहा कि ये आई क्या है, इन सेंटर है, तो इस इन सेंटर की तीनों भुजाओं से जो दूरी होती है वो हमेशा बराबर होती है। यानी अगर मैं ये दूरी नापूं, ये दूरी नापूं और ये दूरी नापूं, तो ये तीनों दूरियां आपस में क्या होती हैं, ये बराबर होती हैं। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा, एकदम क्लियर सी बात है, सिंपल सी बात है। तो आपको समझ में आ गया भैया इन सेंटर बनता कैसे है, और जब इन सेंटर बना लिया तो फिर वहां पर उससे रिलेटेड दो चीजें और आ जाती हैं, दैट इज इन रेडियस क्या होता है मैंने बता दिया, और इन सर्कल क्या होता है ये बता दिया। आई होप यहां तक आपको एकदम क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अब लगे हाथ यहीं से एक फॉर्मूला भी डिराइव कर लेते हैं, हालांकि ये बाद का फॉर्मूला है, तो पहले मैं एंगल की प्रॉपर्टी लेता हूं, उसके बाद इस फॉर्मूले पर भी आऊंगा। यहां तक आपको टर्म्स एकदम क्लियर हो गए कि क्या होता है इन रेडियस, इन सर्कल और इन सेंटर। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसको मैंने शुरुआत में कहा कि एग्जाम में सैकड़ों बार पूछी गई है, अब जरा उस प्रॉपर्टी का जिक्र करते हैं। तो देख लो, अब मेरे पास क्या है, यहां पर एक ट्रायंगल है, कैसा भी ट्रायंगल हो सकता है, कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं है। ये रहा मेरे पास एक ट्रायंगल ए बी एंड सी। इस ट्रायंगल में एंगल बी और एंगल सी के एंगल बाइसेक्टर मैंने ड्रॉ कर दिए। तो ये रहा एंगल बी का एंगल बाइसेक्टर ये रहा, और ये रहा एंगल सी का एंगल बाइसेक्टर ये रहा। मान लो ये पॉइंट आई पर मिल रहे हैं। आपसे बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा कि भैया अगर एंगल ए की वैल्यू, मान लो कि मैं यहां पर थीटा कह दे रहा हूं, ठीक है, ये थीटा नहीं, मैं ए ही कह दे रहा हूं, ये एंगल क्या है, ए है, तो अब आपको बताना है एंगल बी आई सी की वैल्यू कितनी होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल बी आई सी। ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है एग्जाम में। अब कैसे करेंगे जरा डिटेल में समझते हैं। अब देखो बड़ा सिंपल सी बात है, अगर आपके पास कोई त्रिभुज है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180। कितने भाई हमारे इस बात को प्रूफ कर सकते हैं, मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके लिए है कि कितने लोग इस बात को प्रूफ कर सकते हैं कि भैया ये 180 डिग्री होता है। प्रूफ कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, याद कर लिया है, बताइएगा कमेंट में। तो मुझे एक बात समझ में आती है कि साहब एंगल ए प्लस में एंगल बी प्लस में एंगल सी, ये किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब जरा देखो, अगर मैं देखूं ट्रायंगल बी आई सी की बात करूं, त्रिभुज बी आई सी यानी कि दिस एंड दिस, इसमें अगर तीनों कोणों का योगफल मैं निकालना चाहूं तो मुझे क्या लिखना होगा। तो देखो ये वाला जो आई अगर अंतः केंद्र है, इसका मतलब एंगल बी का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया गया, इसका मतलब ये वाला एंगल भी b/2 होगा और ये वाला एंगल भी b/2 होगा। सिमिलरली ये वाला एंगल c/2 होगा, ये वाला एंगल भी c/2 होगा। मैं इसको ऐसे बना दे रहा हूं ताकि कोई डाउट ना रहे, यहां तक क्लियर है। तो अब अगर ट्रायंगल BIC में उठाऊं और कहूं कि इसके तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, तो कौन कौन से एंगल लेने होंगे। फर्स्ट मैं लूंगा यहां पर एंगल b/2, प्लस में मैं लूंगा एंगल c/2 और प्लस में एंगल BIC जो मुझे फाइंड आउट करना है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। इस बात में कोई डाउट आपको नहीं होगा, यहां तक क्लियर है। अब जो ये पहली बात मैंने यहां पर लिखी थी कि भैया हमें पता है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री, आपको यहां पर b/2 और c/2 जैसे टर्म मिले, मैं इसकी वैल्यू को रिप्लेस करना चाह रहा हूं। कैसे, क्योंकि अभी मैं कह रहा था कि मान लो ये एंगल दिया हो तब ये कैसे निकालेंगे, इसलिए रिप्लेस करना चाह रहे हैं।
तो मैं क्या काम करता हूं, सबसे पहले अगर मैं यहां से कहूं कि भैया एंगल बी प्लस एंगल सी किसके बराबर होगा, तो बड़ी सिंपल सी बात है 180 डिग्री माइनस में एंगल ए के बराबर हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे b/2 और c/2 की वैल्यू चाहिए तो मैं 2 से डिवाइड कर देता हूं, b/2 प्लस में c/2, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी इसके बराबर, यानी ये वैल्यू आ जाएगी 90 माइनस में एंगल a/2 के बराबर। तो b/2 प्लस c/2 का मान मैं क्या लिख सकता हूं, 90 माइनस a/2, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, एकदम क्लियर है। तो मैं यही करता हूं कि यहां पर ये वैल्यू क्या लिख दे रहा हूं, 90 माइनस में एंगल a/2 प्लस में एंगल BIC, और ये बराबर किसके है, 180 डिग्री के। सो एंगल BIC किसके बराबर आ जाएगा, 180 माइनस में 90 और प्लस में एंगल a/2, तो ये कितना आ जाएगा, 90 प्लस एंगल a/2, ये आपके पास वैल्यू आ गई। कोण BIC का मान यानी कि इस वाले एंगल का मान कितना आ गया, 90 प्लस a/2। मतलब अगर मैं कह दूं कि भैया ये एंगल 70 है, तो ये एंगल कितना आ जाएगा इस पार्ट पर, 90 प्लस 70/2, यानी 90 प्लस 35, तो कितना आ जाएगा, 125 डिग्री। अब ये एक बेहद सिंपल सी प्रॉपर्टी है, लेकिन एग्जामिनेशन में सैकड़ों बार रिपीट हुई है, 1-2 बार, 10 बार, 15 बार की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सैकड़ों बार रिपीट हुई है। तो आई होप ये प्रॉपर्टी कहां से आती है, फॉर्मूला कहां से बनता है, आपको एकदम क्लियर होगा, और अब कभी क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको कभी इसमें आप मिस्टेक नहीं करोगे, एकदम क्लियर होगा। यहीं पर एक और इसकी पार्ट है, हालांकि वो एक्स सेंटर का पार्ट है, जैसे इन सेंटर होता है वैसे एक्स सेंटर भी होता है, लेकिन प्रूफ ऐसे ही होता है, तो मैं लगे हाथ उसको भी करा दे रहा हूं। दूसरी क्या प्रॉपर्टी जरा देखिए। अब क्या हुआ कि अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है कुछ इस तरीके से, ठीक है, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। अब क्या हुआ, एक्सटर्नल एंगल बी का एंगल बाइसेक्टर, तो एक्सटर्नल एंगल बी ये रहा, इसका एंगल बाइसेक्टर ये रहा, एक्सटर्नल एंगल सी ये रहा, इसका एंगल बाइसेक्टर ये रहा। मान लो कि एक्सटर्नल एंगल बी और एक्सटर्नल एंगल सी के एंगल बाइसेक्टर किसी पॉइंट मान लो कि ओ पर मिल रहे हैं, ठीक है। आपको एंगल ए की वैल्यू दे देंगे और पूछा जाएगा कि एंगल BOC का मान क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे जरा समझो। अब अगर ये एक्सटर्नल एंगल बी का एंगल बाइसेक्टर है, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल तो आपस में बराबर हो जाएंगे। सिमिलरली ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में बराबर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब आप देखो, अगर मैं ट्रायंगल ABC में देखूं तो ये एंगल कितना है, ये है भैया B, तो ये बाहर का एंगल कितना आ जाएगा। अगर ये वाला B है तो आपको पता है भैया कोई स्ट्रेट लाइन पूरी कितनी होती है, 180। अगर ये B है तो ये जो बाहर का एंगल पूरा बनेगा, दैट मींस यहां से लेकर यहां तक, इसकी वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस में B। बोलो हाँ या ना, कोई डाउट नहीं होगा। 180 माइनस एंगल B, तो मैं शॉर्ट में B अब लिखूंगा, 180 माइनस B। अब अगर मैं इसको आधा कर दूं, क्योंकि ये तो दो पार्ट में बट रहा है, तो इसका आधा करूंगा तो ये वैल्यू बनेगी 90 माइनस में B/2, और ये भी बन जाएगी 90 माइनस में B/2। हालांकि बाहर वाली लिखने की जरूरत है नहीं, यहां तक क्लियर है। ऐसे ही अगर मैं C वाले पार्ट में देखूं, अगर ये वाला एंगल आपका C है तो ये बन जाएगा 180 माइनस C, ये बाहर का टोटल कितना बन जाएगा 180 माइनस में एंगल C, और ये कितना बन जाएगा 90 माइनस में एंगल C/2। सिमिलरली ये भी बन जाएगा 90 माइनस में एंगल C/2। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, एकदम सिंपल सी बात है। अब अगर आप ट्रायंगल BOC देखो, BOC, और इसके त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होगा, तो 180 होगा, ये बात आपको पता है। तो जरा मैं यही बात लगाता हूं कि 90 माइनस में एंगल B/2 प्लस में 90 माइनस में एंगल C/2, और 90 माइनस B/2, 90 माइनस C/2, और प्लस में एंगल BOC, ये बराबर किसके आ जाएगा 180 डिग्री के। कोई डाउट नहीं होगा इसमें, 180 डिग्री के बराबर आ जाएगा। अब जरा देखो, अब अगर आप देखो तो भैया 90 और 90 180 है, और इधर भी 180 है, तो ये वैल्यू तो आपके पास कट जाएगी। तो एंगल BOC की वैल्यू कितनी बचेगी, देखो ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो एंगल B/2 और प्लस में एंगल C/2,
और अभी थोड़ी देर पहले, जस्ट पहले अभी आपने निकाला कि b/2 प्लस c/2 किसके बराबर आया था, 90 माइनस a/2। करके बता दे रहा हूं कैसे, कि अगर मैं इस वाले ट्रायंगल में देखूं तो मुझे पता है a प्लस b प्लस c ये बराबर है 180 के। सो b प्लस सी बराबर 180 माइनस ए, तो b प्लस c/2 बराबर इसके आ जाएगा विच इज 90 माइनस में a/2। बोलो हाँ या ना। तो ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 90 डिग्री माइनस में एंगल a/2 इसके बराबर आ जाएगी। यानी एंगल BOC की वैल्यू कितनी आ गई, 90 माइनस a/2। इस एंगल की वैल्यू कितनी आ गई, 90 माइनस में एंगल a/2। अब दो प्रॉपर्टी हैं, एक बार अगर मैं इन सेंटर ड्रॉ करता हूं या इंटरनल एंगल के बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूं तो वहां पर जो एंगल फॉर्म होता है वो 90 प्लस a/2 के बराबर फॉर्म होता है। और अगर मैं एक्सटर्नल एंगल के एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूं तो वो जो एंगल फॉर्म करते हैं वो 90 माइनस a/2। अब ये a क्या है, जो एंगल आप नहीं ले रहे हो, जिसके बाइसेक्टर इंटरनल और एक्सटर्नल आप नहीं ड्रॉ कर रहे हो, उस एंगल का हाफ हम लेते हैं 90 प्लस a/2 और 90 माइनस a/2। आई होप ये प्रॉपर्टी आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी, इसमें किसी तरह का कोई डाउट आपको नहीं होगा। अब एक रियल टाइम क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं एक ही क्वेश्चन लूंगा, बाकी तो आप लोगों को होमवर्क यहां पे मिलेगा। जैसे मैं अगर यहां पे जाऊं तो देखता हूं एग्जाम का एक क्वेश्चन। अब देखो आपके सामने एग्जामिनेशन का एक क्वेश्चन है, क्या कहना है, एक ट्राइंगल LMN है, इसमें एंगल L और एंगल N एक दूसरे को 112 डिग्री पर काटते हैं, तो एंगल M की वैल्यू आपने बतानी है। यहां पर एक मिस्टेक है, वो क्या है, त्रिभुज के कोणार्धक होने चाहिए। ये क्या होने चाहिए, कोणार्धक, क्योंकि आप देखो ऊपर ये क्या लिखा हुआ है, बाइसेक्टर। तो एंगल LMN कोणार्धक L और कोणार्धक N एक दूसरे को 12 डिग्री पे काटते हैं, मतलब L और N के बाइसेक्टर काटते हैं। तो मैं जरा फिगर ड्रॉ कर रहा हूं। मतलब क्या हुआ कि अगर मैं एक ट्राइंगल बना दे रहा हूं LMN कुछ इस तरीके से, ये रहा मेरे पास ट्राइंगल LM और N। अब आपसे क्या कह रहा है, एंगल L और एंगल N के बाइसेक्टर एक दूसरे को 112 डिग्री पे कट कर रहे हैं। तो एंगल कौन सा है, L, तो इसका बाइसेक्टर कुछ ऐसे आ जाएगा। और दूसरा क्या है, एंगल N, इसका बाइसेक्टर कुछ ऐसे आ जाएगा। और ये एक दूसरे को 112 डिग्री पे कट कर रहे हैं, यानी ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, 112 डिग्री आ जाएगा। तो पूछ रहे हैं कि साहब इस एंगल M की वैल्यू बता दो, ये एंगल M की वैल्यू बता दो। अब अभी देखो जस्ट हमने प्रूफ किया, वो क्या प्रूफ किया, ये प्रूफ किया कि अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो इसकी वैल्यू यहां पर किसके बराबर आ जाएगी, 90 प्लस में m/2 के। यही बात तो प्रूफ किया मैंने। क्या बताया कि जिस एंगल के बाइसेक्टर्स नहीं ले रहे हैं उसका हाफ ले रहे होते हैं। तो अगर मैं यहां से देखूं तो मैं कह सकता हूं कि 90 प्लस में एंगल m/2 ये बराबर आ जाएगा 112 डिग्री। तो एंगल m/2 बराबर किसके आ जाएगा, 112 में से 90 जाएगा तो 90 20 110, तो ये आ जाएगा आपका 22 डिग्री। तो एंगल M बराबर किसके आ जाएगा, ये आ जाएगा 44 डिग्री के। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 44 डिग्री। यहां पर एंगल L और एंगल N के यहां पर बाइसेक्टर ड्रॉ किए गए थे, तो आपका आंसर कितना आ गया, 44 डिग्री। तो अगर आपको प्रॉपर्टी पता है तो एग्जामिनर दो ही तरीके से इस पे क्वेश्चन पूछता है, या तीन तरीके से। कौन कौन से तीन तरीके, इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जाता था कि मान लो कि एक ट्राइंगल है ABC, मान लो कि एक ट्राइंगल है ABC और इसमें I इसका इन सेंटर है, और कह देंगे एंगल BIC की वैल्यू 112 डिग्री है, तो एंगल A की वैल्यू बता दो। इस क्वेश्चन को पूछने का एक तरीका ये था कि आपको कहीं पर भी बाइसेक्टर मेंशन नहीं करेगा, सीधा कह देगा I इज द इन सेंटर एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू। तो आपको पता होना चाहिए कि इन सेंटर किससे बनता है, एंगल बाइसेक्टर से बनता है, तो आप तुरंत कर लोगे। एक तरीका इस क्वेश्चन को पूछने का ये था। दूसरा तरीका इस क्वेश्चन को पूछने का यह है जहां पर सीधा सीधा ये बात आपसे कह दी गई है कि कोणार्धक यहां पे ड्रॉ किए गए हैं। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा इसमें, एकदम आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, बढ़ते हैं जरा अपने कंसेप्ट वाले पार्ट में। यहां तक आपको क्लियर है, इंटरनल एक्सटर्नल एंगल दोनों की बातें एकदम क्लियर होगी। अब आते हैं एक प्रॉपर्टी जिसको हमने अभी स्किप किया और मैंने कहा अभी बताऊंगा, तो दैट इज ये वाली प्रॉपर्टी। ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया था कि भैया इन सेंटर क्या है, इन रेडियस क्या है, इन सर्कल क्या है। यही से रिलेटेड एक प्रॉपर्टी हमारे पास आती है, वो क्या कि देख लो, अगर अपने पास एक ट्राइंगल है ABC, तो इस तरीके से मैंने एक ट्राइंगल बना दिया, हियर इट इज A, दिस इज B एंड दिस इज C।
और मैंने कहा दोस्त आई क्या है इसका, इन सेंटर है, तो आई पॉइंट यहां पर मैंने मान लिया दिस इज नथिंग बट इन सेंटर। अब अभी मैंने आपको कंस्ट्रक्शन इसका बताया था कि इन सेंटर से अगर इन रेडियस ड्रॉ करना है तो आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, ये बात मैंने बताई थी। तो अगर मैं यहां से देखूं तो मैंने एक परपेंडिकुलर तो ये ड्रॉ किया, ये एक परपेंडिकुलर है, इसी तरीके से एक परपेंडिकुलर ये है, और ये तीसरा परपेंडिकुलर आपका ये है। ये तीनों परपेंडिकुलर हैं और ये तीनों आपस में बराबर होते हैं, ये बात मैंने बता दिया क्योंकि ये सर्कल का रेडियस फॉर्म कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। अब देखो यहां पर क्या मुझे बताना है, यहां पर एक इन रेडियस से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है, आज के बाद आपको भी समझ में आ जाएगा। अगर मैं यहां पर 3 ट्राइंगल फॉर्म करता हूं, कौन कौन से, ए से मैंने आई को मिला दिया और बी से मैंने आई को मिला दिया, तो एक ट्राइंगल बन गया ए आई बी, दूसरा बन जाएगा बी आई सी और तीसरा बन जाएगा ए आई सी। ये 3 ट्राइंगल यहां पर फॉर्म हो जाएंगे। मान लो कि ये पॉइंट क्या है डी, ये पॉइंट क्या है ई और ये पॉइंट क्या है एफ, तो ये तीनों पॉइंट आ गए। अब देखो क्या होगा, अगर मैं इस त्रिभुज की भुजाएं मान ले रहा हूं, मान लो कि ए के सामने वाली भुजा को मैंने स्मॉल ए मान लिया, बी के सामने वाली भुजा को मैंने स्मॉल बी मान लिया और सी के सामने वाली भुजा को मैंने स्मॉल सी मान लिया। यहां तक बात क्लियर है। अब देखो क्या होगा, आपको पता है एक बात, अभी जब मैंने बताया इसका कंस्ट्रक्शन कि ये पार्ट भी इन रेडियस होता है, ये पार्ट भी इन रेडियस होता है, ये पार्ट भी इन रेडियस होता है, तो तीनों आपस में बराबर होते हैं। तो अगर मैं बड़े वाले ट्राइंगल एबीसी का एरिया फाइंड आउट करने की कोशिश करूं, किसका, बड़ा वाला ट्राइंगल एबीसी, तो मैं लिखता हूं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी ये किसके बराबर होगा, तो आप कह सकते हो कि ये 3 छोटे त्रिभुजों के क्षेत्रफल के बराबर होगा। कौन कौन से छोटा, बड़ा वाला ट्राइंगल एबीसी का एरिया जब मैं लूंगा तो पहला बनेगा बीआईसी, पहला ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बीआईसी पहला हो जाएगा, प्लस में एरिया ऑफ ट्राइंगल AIC ये दूसरा बन जाएगा, तो ये बन जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल AIC, और प्लस में तीसरा एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज AIB, कौन सा, AIB, तो ये बन जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल AIB। इन तीनों का क्षेत्रफलों का योगफल भी तो बड़े वाले त्रिभुज के बराबर होगा, कोई डाउट नहीं होगा इसमें। अब जरा मैं इन तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल के देखता हूं क्या आ जाएगा। बीआईसी का एरिया देखिए तो 1/2, बीआईसी को जरा ध्यान से देखिए, आई पॉइंट ये है तो बीआईसी, तो बेस हो गया ए और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी हाइट किसके बराबर होगा, आर, तो ये हो जाएगा हाफ ए आर। इसी तरीके से अगर मैं ए आई सी को देखूं, दिस इज ए, दिस इज आई, दिस इज सी, तो ए आई सी बराबर हो जाएगा हाफ बी आर के, तो इसको मैंने लिख लिया 1/2 बी आर। और लास्ट वाला पार्ट ए आई बी तो कितना हो जाएगा, हाफ सी आर, ये वैल्यू हो जाएगी 1/2 सी आर। अब अगर दोस्त, और मैं इस पूरे ट्राइंगल के एरिया को, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी को जो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिखते हैं डेल्टा, तो मैंने मान लिया ये डेल्टा से रिप्रेजेंट हम करें, ये ट्राइंगल का साइन है, डेल्टा का साइन है, डेल्टा मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। अब देखो यहां से क्या आ जाएगा, आर कॉमन है, अगर मैं आर कॉमन ले लूं, कॉमन तो 1/2 भी है लेकिन ले नहीं रहा हूं, तो अंदर क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 ये बचेगा, और ये बराबर किसके आ जाएगा, डेल्टा क्या आ जाएगा, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ जाएगा। और आप सबको पता है ये बात कि भैया त्रिभुज का परिमाप किसके बराबर होता है, तो त्रिभुज का परिमाप होता है त्रिभुज का परिमाप ने अर्ध परिमाप किसके बराबर होता है, परिमाप का मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स, और सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड्स डिवाइडेड बाई 2, तो मतलब s बराबर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, ये अभी लास्ट क्लास में हमने हीरोज फॉर्मूले पे कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, s लिख सकता हूं, तो डेल्टा बराबर आ जाएगा r इंटू में s, जहां r क्या है, इन रेडियस, S क्या है, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, और डेल्टा क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो यहां से अगर मैं R की बात करूं तो R बराबर होता है डेल्टा अपॉन S। R बराबर किसके होता है, डेल्टा अपॉन S के बराबर होता है R, यानी कि इन रेडियस ऑफ, अगर मैं कहीं पर निकालूं किसी सर्कल का, तो इन रेडियस क्या आ जाएगा, मतलब ट्राइंगल के केस में रेडियस हो जाएगा, रेडियस ऑफ सर्कल, तो वो किसके बराबर होता है, डेल्टा अपॉन S के। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और बहुत ज्यादा बार एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है, तो दिस वन इज इंपॉर्टेंट। आई होप कहां से आया है फॉर्मूला, एकदम क्लियर है। और अभी इस पे कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, जैसे एक क्वेश्चन, ये तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना के लिख लीजिए अपनी कॉपी में, क्या है क्वेश्चन जरा मैं बता रहा हूं। मैंने कहा साहब एक ट्राइंगल है,
और इस ट्राइंगल की 3 भुजाएं हैं, 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। ये इस ट्राइंगल की 3 भुजाएं हैं और आपसे एग्जामिनेशन में पूछा गया व्हाट इज द इन रेडियस ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल। आपको बताना है इन रेडियस का मान क्या होगा। इस क्वेश्चन में इन रेडियस क्या होगा, दिस इज द क्वेश्चन। कैसे निकालेंगे? तो देखो अभी जस्ट हमने फॉर्मूला पढ़ा। क्या पढ़ा भैया? हमने पढ़ा R बराबर डेल्टा अपॉन में S। तो मुझे S तो दिख रहा है यहां पर। S किसके बराबर आ जाएगा? तीनों भुजाओं का योगफल बटे 2। तो 15 13 28 10 14 42, 28 प्लस 14 यानी कि 42 बटे 2 21 आ जाएगा। S बराबर तो 21 आ गया। अब मुझे डेल्टा यानी क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? अब ये त्रिभुज कैसा है? विषम बाहु त्रिभुज। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? हीरोज फॉर्मूला से। हीरोज फॉर्मूला लगाते हैं जरा। अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा? फॉर्मूला नहीं याद है तो मैं एक बार लिख दे रहा हूं, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस ए। हालांकि मैंने लास्ट क्लास में भी यहां पर जब मीडियंस की लेंथ दिया होता है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं वहां ये फॉर्मूला यूज किया हुआ है। यहां पर एबीसी तीनों भुजाएं, एस क्या है? सेमी पेरीमीटर। तो जरा जल्दी से कैलकुलेट करते हैं। ये आ जाएगा 21। मैं यहां पे ब्रेक करके लिख रहा हूं। एस का मतलब 21 तो मैंने लिखा 3 इंटू में 7। एस माइनस ए, मान लो कि ये किसके बराबर थी? ये ए के बराबर है, ये बी के बराबर है और ये सी के बराबर है। तो एस माइनस ए का मतलब 21 माइनस 15 किसके बराबर आ जाएगा? 6। तो अब ये 6 के बराबर है यानी 3 इंटू में 2, ये आ जाएगा 6, कोई डाउट नहीं। अब बी मतलब 21 माइनस 14 तो 7 के बराबर आएगा, तो ये आ जाएगा इंटू में 7। और एस माइनस सी यानी 21 में से 13 जाएगा तो ये किसके बराबर आ जाएगा? ये आ जाएगा 8। और 8 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 2, ये आ गया। अब जरा देखो यहां से क्या क्या निकल रहा है। यहां से आपके पास 3 आ गया, यहां से आपके पास 7 आ गया, यहां से आपके पास 2 आ गया और ये मिलाकर एक और 2 आ गया। तो आपका एरिया कितना आ जाएगा? 3 7 21, 21 4 84। तो एरिया कितना आ जाएगा? 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आ जाएगा इसका क्षेत्रफल। लेकिन मैंने पूछा है कि इन रेडियस बताओ, तो इन रेडियस किसके बराबर आ जाएगा? R बराबर डेल्टा विच इज 84 और S की वैल्यू आपने निकाली है 21। तो इन रेडियस आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, यानी इसकी अंतः त्रिज्या कितनी आ जाएगी? 4 सेंटीमीटर। ये वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है 13 14 15 वाली, तो इसको जरूर से लिख लीजिएगा। और मतलब लिख के हैंड रिटन तो मैं देता ही हूं, बट शायद ये तो मैंने अभी इंस्टेंट मुझे क्लिक की तो मैंने यहां पे लिख दिया, क्योंकि हैंड रिटन तो मैं पहले प्रिपेयर कर देता हूं। तो फिर ये चीज आप अलग से नोट डाउन कर लीजिएगा। इसका आंसर आ जाएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप इट इज एब्सोल्युटली लाउड एंड क्लियर। कोई डाउट नहीं होगा आपको इस बात में। अब यहीं पर एक दो केसेस और देख के फिर हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। मुझे ये प्रॉपर्टी पता होगी। अब मैं आ जाता हूं जरा इन रेडियस ऑफ क्या? अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है, तब इन रेडियस किसके बराबर होता है? तो जरा देखता हूं। देखो अगर ये मेरे पास एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, और ये इसको मैंने कहा कि साहब ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो अभी जस्ट मैंने बताया कि भैया R बराबर होता है डेल्टा अपॉन में S, ठीक है। अब डेल्टा का मतलब क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार इंटू में ऊंचाई। और S किसके बराबर होगा? अर्ध परिमाप, तीनों भुजाओं का योगफल बटे में 2। तो अर्ध परिमाप किसके बराबर आ जाएगा? P प्लस B प्लस H, और जो 2 आएगा वो ऊपर चला जाएगा। ये और ये तो कट गया। वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? PB अपॉन में P प्लस B प्लस H। अभी ये बात, ये एक फॉर्म हो सकता है, ठीक है, कि PB अपॉन P प्लस B प्लस H, लेकिन एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है। तो अब इसको थोड़ा फॉर्मूले के साथ हम थोड़ा सा मैनिपुलेशन करते हैं। क्या? देख लो मेरे पास बन गया है R की वैल्यू PB अपॉन में P प्लस B प्लस H। अब मैंने क्या किया? इन दोनों को सिंगल टर्म मान लिया, इसको एक टर्म मान लिया, और मैंने यहां पर कॉन्जुगेट से किया मल्टीप्लाई और डिवाइड। यानी मैंने किससे गुणा किया? P प्लस B माइनस H से मैंने गुणा किया और P प्लस B माइनस H से मैंने भाग भी कर दिया। ऐसे मैं कर सकता हूं, गणित है, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये बन जाएगा PB और अंदर बन जाएगा P प्लस B माइनस H, और नीचे आप आ जाएंगे तो देखो ये क्या बनेगा। अगर आप ध्यान से देखो, P प्लस बी एक टर्म है, H एक टर्म है, तो A प्लस बी A माइनस बी बना हुआ है, तो क्या बनेगा? A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां से इसको मैं लिख सकता हूं
p प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में एच स्क्वायर, कोई डाउट नहीं होगा। अब जरा इसको मैं सॉल्व करूं, इसको यहीं पर मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ऑफ पी बी, कोई डाउट नहीं होगा इसमें। अगर मैं p प्लस बी के होल स्क्वायर को एक्सपेंड करूंगा तो यही लिखूंगा। और ये वैल्यू जरा आप ध्यान से देखो कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर है, ये वैल्यू तो एच स्क्वायर के बराबर है। यानी अगर मैं एक टर्म यहां से एक्स्ट्रा लिख दूं तो पी बी, और ये बन जाएगा आपके पास पी प्लस बी माइनस एच, और नीचे आ जाएगा आपका p प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अब देखो यहां पर ध्यान से देखोगे तो ये बन जाएगा, इसकी जगह मैंने लिखा एच स्क्वायर, तो ये आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ऑफ पी बी और माइनस में एच स्क्वायर, ये और ये कट गया। अब अगर आप देखोगे तो पी बी से पी बी भी कट जाएगा, तो बनेगा कितना, p प्लस बी माइनस एच डिवाइडेड बाई 2। यानी अगर कोई समकोण त्रिभुज आ जाए, जैसे अगर मैं कहूं कि कहीं पर कोई समकोण त्रिभुज है 5, 12 और 13, इसकी तीनों भुजाएं हैं, आपको इसका इन रेडियस यानी अंतः त्रिज्या निकालनी है, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो p प्लस बी माइनस एच बाई 2। यानी 12, 5, 17, 17 में से 13 गया 4, 4/2, यानी कि 2 इन रेडियस के लिए मुझे कलम भी चलाने की जरूरत नहीं है, मेरा डायरेक्ट इन रेडियस आ गया। यहाँ पर r बराबर किसके आ जाएगा, 2 के बराबर आ जाएगा। अपने को वो डेल्टा अपॉन एस लगाने की जरूरत नहीं है, इसीलिए इतना सब कुछ यहाँ पे प्रूव हमने किया था। इसको प्रूव करने का और भी तरीका है, ऐसा नहीं कि यही एकमात्र तरीका है। ये इन सेंटर है, यहां से ये दूरी, यहां से ये दूरी, ये आर है, ये आर है, फिर p माइनस आर, और इस तरीके से लेके भी हम प्रूव कर सकते हैं, बट रिक्वायर्ड नहीं है, अल्टीमेटली मेरे को वैल्यू चाहिए। तो ये भी चीज आपको एकदम क्लियर हो गई होगी कि भैया किस तरीके से राइट एंगल ट्राइंगल के केस में हम इन रेडियस निकालते हैं, कोई डाउट नहीं होगा इसमें, एकदम सिंपल सी बात है। अब यहीं पर एक और ट्राइंगल का केस लेते हैं, फिर हम कुछ क्वेश्चंस में आ जाते हैं। जैसे अगर मैं देखूं ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, यानी कि तीनों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। अब यहां पर इन रेडियस और सरकम रेडियस क्या होता है, तो देखो अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, ठीक है, तो जो ये वाला पॉइंट होगा, मान लो कि इसे मैं सेंट्रॉइड मान ले रहा हूं, जी क्या है, सेंट्रॉइड है, अभी माध्यिका मैंने बता रखी थी आपको। तो अगर मैं यहां पर इक्विलैटरल ट्राइंगल के केस की बात करूं, ये मैं पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुका हूं, तो ये पॉइंट क्या क्या होगा, अगर ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो इसी पॉइंट पर सेंट्रॉइड होगा, इसी पॉइंट पर इन सेंटर होगा, इसी पॉइंट पर सरकम सेंटर होगा, और इसी पॉइंट पर आपका ऑर्थो सेंटर होगा, यानी सब कुछ इसी पॉइंट पर होगा, क्योंकि तीनों भुजाएं क्या हैं आपकी, बराबर हैं। और माध्यिका वाला मैं पहले बता चुका हूं इसी सीरीज में, तो आपको ये बात भी पता है कि अगर मैं इसको A कह दूं, इसको B कह दूं, इसको C कह दूं, ये D है, तो आपको एक बात पता होगी साहब कि AG अपॉन में GD ये 2:1 होगा। ये किसके बराबर होगा, 2:1 के बराबर होगा। यहां तक बात पता है। अब देखो अगर ये समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज की हाइट क्या होती है, √3/2a। लेकिन कैसे आती है मैं तुरंत पहले बता दे रहा हूं भाई, सारी भुजाएं बराबर हैं तो ये a हो जाएगी। अगर यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये पार्ट और ये पार्ट आपस में बराबर होगा, यानी दिस वन इज a/2, दिस वन इज a/2। अब अगर मैं इसको AD यानी कि h मान लूं, तो पाइथागोरस लगाने पर क्या आ जाएगा, a² प्लस में a²/4 बराबर आ जाएगा h², 4a²। अब देख लो ये a² प्लस नहीं होगा, ये बाय मिस्टेक मैंने लिखा a² माइनस a²/4। भाई क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस में बेस का स्क्वायर, या आप ऐसे लिखते हैं h² प्लस a²/4 बराबर आ जाता आपका a²। तो 4a² माइनस a², यानी कि 3a²/4 ये बराबर आ जाएगा h² के। तो h बराबर किसके आ जाएगा, ये आ जाएगा √3/2a के बराबर, यानी हाइट किसके बराबर होगी, √3/2a। बहुत बेसिक बात है, आपको पता होगी। अब देखो, अब यहां पर क्या करते हैं, अभी जस्ट जो मैंने आपको बताया कि भैया अगर मैं यहां पर देखूं ये परपेंडिकुलर, ये एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। अभी जस्ट वहां पे बता रहा हूं कि यही पॉइंट सेंट्रॉइड भी आएगा, यही आपका इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर सब कुछ यही आएगा। तो यहां से यहां तक की दूरी, क्योंकि परपेंडिकुलर तो था ही, यानी कि जो ये GD यानी कि जो ये 1 पार्ट होगा ये किसके बराबर होगा, ये पार्ट होगा इन सेंटर के बराबर। जो 2 पार्ट होता है ये किसके बराबर होता है, सरकम सेंटर के बराबर होता है। हालांकि सरकम सेंटर वाली अभी मैंने प्रॉपर्टी कराई नहीं, लेकिन मैं बता दे रहा हूं।
तो अब ये इन सेंटर है 1 पार्ट, तो अगर पूरी हाइट AD ये बराबर है √3/2a और यहां से मुझे GD निकालना है, तो GD बराबर किसके आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा √3/2a, ये आ जाएगा 2:1 यानी कि 3 भागों में बांटना है और एक पार्ट की वैल्यू चाहिए, ये आपका ये आ जाएगा यानी कि a/2√3, a बटे में 2√3, ये होता है इन रेडियस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। ये एक पार्ट आपका होता है अंतः त्रिज्या, तो किसी भी समबाहु त्रिभुज के अंतः त्रिज्या आपकी a बटे में 2√3 आती है। और अगर आप सरकम रेडियस निकालोगे तो 2 पार्ट होता है, तो कितना हो जाएगा √3/2a और ये 3 भागों में बांटोगे, 2 यहां से निकाल लोगे तो ये कट जाएगा, ये आ जाएगी वैल्यू a/√3। ये होता है स्मॉल r और ये होता है कैपिटल R यानी सरकम रेडियस। बाकी इसको मैं डिटेल में अलग से एक वीडियो में कराऊंगा। तो दिस पार्ट इज सरकम रेडियस। आई होप इट इज एब्सोल्युटली लाउड एंड क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा इसमें। अब आता हूं मैं कुछ क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन तो हमारा हो चुका था, अगला क्वेश्चन में देखता हूं। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं आप जरा देखिए, जितना आपने पढ़ा अब उसके बेस पे हमें क्वेश्चन यहाँ पे करने हैं। क्या है क्वेश्चन, कह रहे हैं कि त्रिभुज ABC में I एक बिंदु है जो त्रिभुज की भुजाओं से समान दूरी पर है। अब देखो इन्होंने डायरेक्ट नहीं कहा, लेकिन अगर एक बिंदु समान दूरी पर है तो वी कैन से इट एज इन सेंटर। ठीक है, अब जरा मैं बनाता हूं। ये मेरे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये एक ट्राइंगल है और I एक ऐसा बिंदु है जो समान दूरी पर है, यानी कि ये दूरी बराबर है, तो वी कैन से कि भैया ये क्या हो जाएगा, ये इन सेंटर हो जाएगा। आगे बढ़ो। अब कह रहे हैं एंगल B बराबर 56, नेमिंग कर दे रहा हूं, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। यहां पर एंगल B की वैल्यू कितना कह रहा है, 56 डिग्री, तो AIB प्लस BIC की वैल्यू, AIB का मतलब क्या जरा है यहाँ पर, AIB का मतलब ये वाला एंगल और प्लस में BIC, यानी कि अगर मैं इसको ऐसे मिला दूं तो ये वाला एंगल, ये दोनों किसके बराबर होंगे, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, अब जरा आपको सिंपल सा मैं दोबारा से फिगर बना के बता रहा हूं। ये ट्राइंगल है अपने पास A, B और C। अगर I अपना इन सेंटर है तो ये ऐसे मैंने मिला दिया, I समदूरस्थ है तो इन सेंटर, ये बात मैं कह सकता हूं। मुझे एंगल B बराबर पता है 56 डिग्री, तो मैं इसकी वैल्यू कितना कह दूंगा, 90 प्लस B/2 यानी कि 90 प्लस में 28 आ जाएगी। बोलो हाँ या ना, 90 प्लस 56/2 यानी 90 प्लस 28, और 90 प्लस 28 का मतलब वैल्यू कितनी बन गई, 118 डिग्री। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये वैल्यू कितनी आ गई, 118 डिग्री। कितनी आ गई, 118। और किसी एक पॉइंट पर पूरा एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। तो अगर आपसे पूछा गया AIB प्लस BIC, तो ये वैल्यू आ जाएगी 360 डिग्री माइनस में 118 डिग्री। 10 में से 8 जाएगा, आपके पास 2 बचेगा, 35 में से 11 जाएंगे तो कितना बचेगा, ये आपके पास आ जाएगा 24। तो 242 डिग्री इज द आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए आपके इस प्रश्न का सही वाला उत्तर है। आई होप कोई डाउट नहीं होगा, एकदम क्लियर होगा ये क्वेश्चन। सिंपल सा ही क्वेश्चन था, बस आपको मैंने कहा था ना कि कई बारी ये डायरेक्ट नहीं कहा जाएगा कि ये आपके क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। कई बारी डायरेक्ट इन सेंटर कहा जाएगा, यहां पर इक्विडिस्टेंट कहा गया। तो आपको ये प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए ताकि कोई कंफ्यूजन आपके पास ना बने। ठीक है, बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन में। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहते हैं जरा देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं साहब, त्रिभुज ABC में BE इज परपेंडिकुलर टू AC, CD इज परपेंडिकुलर टू AB, BE तथा CD एक दूसरे को O पर काटते हैं। फिगर बनाते हैं तभी समझ में आएगा। ये रहा अपने पास एक ट्राइंगल ABC, तो कुछ इस तरीके से हमने बना लिया, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। अब ये कह रहे हैं कि साहब BE परपेंडिकुलर टू AC, यहां से मैंने ये ऐसे ड्रॉ कर दिया और ये क्या बन गया E, कोई डाउट नहीं होगा। CD परपेंडिकुलर टू AB, तो यहां से मैं इसको मिला दे रहा हूं, ये हो गया CD और ये भी परपेंडिकुलर है किसके, AB पर। कह रहे हैं कि एक दूसरे को बिंदु O पर कट कर रहे हैं, तो दिस पॉइंट इज O। अब ये कह रहे हैं OBC यानी कि OBC ये वाला एंगल और OCB इन दोनों के कोणार्धक यानी एंगल बाइसेक्टर पॉइंट P पर मिल रहे हैं। तो मैं कुछ ऐसे बनाता हूं, यहां पर इसको पतला कर ले रहे हैं। इसका एंगल बाइसेक्टर तो ये कुछ ऐसे आएगा और इसका एंगल बाइसेक्टर यानी ये कुछ ऐसे आएगा।
और कह रहे हैं ये दोनों एक दूसरे को किसी पॉइंट P पर मिलते हैं। अब आपसे पूछ रहे हैं BPC बराबर 148 डिग्री। ये एंगल आपसे कहा जा रहा है कि साहब ये एंगल कितना है 148 डिग्री। तो अब कह रहे हैं एंगल A की वैल्यू बता दो, एंगल A का मान कितना होगा। बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अब देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे थोड़ा सा बड़ा फिगर चाहिए, तो मैं फिर से एक बारी बनाता हूं फिगर को, और थोड़ा सा बड़ा फिगर कि ये रहा अपने पास एक ट्राइंगल, कुछ इस तरीके से अपने पास एक ट्राइंगल रहा। यहां पर मैंने परपेंडिकुलर कुछ यूं ड्रॉ कर लिया, यहां पर मैंने परपेंडिकुलर कुछ यूं ड्रॉ कर लिया, ये एंगल बाइसेक्टर आ गए कुछ ऐसे। अब थोड़ा सा हमें प्रॉपरली विजिबल है ये क्वेश्चन, ठीक है। ये पॉइंट A था, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है। BE यानी कि B इज परपेंडिकुलर टू AC, वहां पर CD इज परपेंडिकुलर, तो ये पॉइंट D है, ये पॉइंट C था। और ये क्या कह रहे हैं किसी पॉइंट P पर मिल रहे हैं, और ये पॉइंट O है। अब आपसे कह रहा है कि एंगल A की वैल्यू बताओ अगर BPC बराबर 148 डिग्री। BPC का मतलब ये एंगल आपसे कह रहा है 148 डिग्री। अब देखो अभी जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी इन सेंटर वाली वो यहां पे लग रही कि नहीं लग रही, तो बिल्कुल लग रही। कैसे लग रही जरा आपको दिखाता हूं। अगर आप सिर्फ ये वाले ट्रायंगल पे फोकस करो जिसको मैं ब्लू कलर से यहां पे हाईलाइट कर रहा हूं, अगर आप सिर्फ इस वाले पार्ट को फोकस करो तो इस वाले पार्ट में अब क्या हो जाएगा, आपको पता है कि ये वाला जो एंगल है इस वाले एंगल की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 90 प्लस में, और ये आ जाएगा O/2 के। बोलो हाँ या ना, क्योंकि भैया ये एंगल बाइसेक्टर है। अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो फिर मैं 90 प्लस O/2 कह सकता हूं, कोई डाउट नहीं होगा। तो अब ये कितना आ जाएगा 90, और प्लस में ये कितना आ जाएगा, अगर मैं ये देखूं तो 90 प्लस O/2 ये बराबर है 148 के। तो अगर मैं यहां से एंगल O की वैल्यू देखूं तो 148 में से 90 जाएगा, कितना बचेगा 58, और 58 का 2 गुना यानी 116। तो एंगल O की वैल्यू कितनी आ गई, ये एंगल की वैल्यू आ गई अपने पास 116। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। और आपको पता है वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी अगर ये 116 है तो ये भी कितना आ जाएगा 116 डिग्री, कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो दोस्तों ये 90 है, ये भी 90 है, तो ये तो 180 हो गया। चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है 360 डिग्री। इन दोनों का योगफल 180, इसका मतलब A प्लस दिस ये भी कितना हो जाएगा 180। अगर ये 116 है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 डिग्री माइनस में 116 डिग्री। 16 4 20 8 80 यानी कि 64 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। एंगल A की वैल्यू ऑप्शन ए विच इज 64 डिग्री इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलिए अगर कोई डाउट है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से क्लियर हुआ होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, लेकिन यह है कि थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए थी, क्वेश्चन आसान था। आई होप ये क्वेश्चन आपको एकदम लाउड एंड क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा इस क्वेश्चन में। मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न की तरफ, और हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 ये है भैया, यदि किसी त्रिभुज की ऊंचाइयां क्रमशः 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हैं तो इस त्रिभुज की अंतः त्रिज्या ज्ञात करो। लिख लो भैया इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हल्का क्वेश्चन नहीं है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो आपसे कह रहा है त्रिभुज की अंतः त्रिज्या कम से कम इतनी है। अब एक बात बताओ, अगर मैं त्रिभुज के एरिया की बात करूं, डेल्टा की बात करूं, या मैं लिख ही दे रहा हूं कि एरिया क्या हो जाएगा, तो आपने पढ़ रखा है साहब ये 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि एरिया जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेस इंटू हाइट के, इसमें कोई डाउट नहीं यहां, ठीक है। या मैं बराबर भी कह सकता हूं, हाफ अगर मैं हटा दूं तो ये बात तो सेटिस्फाई हो रही होगी। मतलब दो चीजों का गुणनफल किसी तीसरी के बराबर है, ये बात तो तय है। और ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप में कांस्टेंट मान है। ये अपने आप में कैसा मान है, कांस्टेंट मान है। तो अगर मुझे h गिवन हो, अगर मुझे h गिवन है तो b बराबर क्या हो जाएगा, एरिया अपॉन में और बेस हो जाएगा। और अगर मुझे b गिवन है तो एरिया अपॉन में हाइट हो जाएगा। ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं। इसका मतलब अगर मैं b और h में रिलेशन देखूं तो मुझे एक बात समझ में आती है कि b और h का रिलेशन एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा। अगर एरिया एक कांस्टेंट है तो देखो, अगर b आप यहां पे रखोगे तो h यहां पर चला आएगा, अगर आप h यहां पे रखोगे तो b यहां पर चला आएगा। यानी b और h का रिलेशन आपस में कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। अगर एरिया कांस्टेंट हो गया
तो फिर बी और एच का रिलेशन आपस में क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती संबंध होगा। अब आप कहोगे एरिया कैसे कांस्टेंट आप ले रहे हो, भाई इस ट्रायंगल में मैं किसी को भी हाइट मानकर अगर मैं लूंगा, किसी को भी हाइट मानकर, तो अल्टीमेटली एरिया तो सेम ही आना है। मतलब अगर मैं एक ट्रायंगल में इसको बेस मानूं तो ये हाइट आएगी, अगर मैंने इसको बेस माना तो ये हाइट आएगी, और अगर मैंने इसको बेस माना तो ये हाइट आएगी। लेकिन कुल मिला के एरिया तो अपने आप में कांस्टेंट मान ही आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर ये कांस्टेंट है तब मैं कह सकता हूं कि जो बेस और जो हाइट है ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अब मुझे हाइट दे रखा है, हाइट अगर मैं देखूं तो मुझे क्वेश्चन में दे रखी है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। अगर हाइट मुझे दे रखा है तो मैं करस्पॉन्डिंग बेस क्या लिख सकता हूं, 1/3, 1/4, 1/5। 5 चौको 20 दिया 60, 60 से 3 को काटोगे तो ये 20 आ जाएगा, ये आपके पास 15 आ जाएगा, ये आपके पास 12 आ जाएगा। यानी अगर मैं अब संगत आधारों के अनुपात की बात करूंगा, क्योंकि मुझे तीनों हाइट पता है, संगत आधारों की अगर मैं बात करूंगा तो वो 20:15:12 आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ये बात आपको एकदम क्लियर है। लेकिन ये तो अनुपात है। अब अगर ये अनुपात है तो मैं क्या करूंगा, एक कांस्टेंट मान लूंगा। तो मैंने मान लिया कि भैया ये वैल्यू क्या है, ये 20x है, ये 15x है, ये 12x है, ये एग्जैक्ट वैल्यू है, यहां तक तो मैं मान सकता हूं। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा कि भैया R इज इक्वल टू डेल्टा इंटू एस, ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है। R बराबर क्या होता है, डेल्टा अपॉन में एस, ये बात आपने पढ़ रखी है। तो अगर मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात करूं तो क्षेत्रफल 1/2 इंटू में आधार, मान लो कि मैं इसको आधार मान ले रहा हूं, तो ये आ जाएगा आधार 20x और इंटू में इसके संगत ऊंचाई कितनी थी 3, तो ये आ जाएगा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो एक तो ऐसे निकल आएगा, और दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे आएगा, तो भैया डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, R इंटू एस, अभी हमने प्रूफ किया है, ये भी क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये बराबर आ जाएगा स्मॉल r, क्योंकि मुझे अंतः त्रिज्या निकालनी है, और s का मतलब अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप कितना आएगा, तो 20, 15, 35, 12, 47, तो ये आ जाएगा 47x/2। s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 47x/2, तो ये मैंने लिख लिया 47x/2। अब देख लो 2 से 2 कैंसिल आउट, x से x कैंसिल आउट, तो ये कितना आ जाएगा, r बराबर आ जाएगा 60/47। r बराबर कितना आ जाएगा, 60/47। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हमारे इस प्रश्न का सही वाला उत्तर है। बढ़िया क्वेश्चन है, ये हल्का क्वेश्चन नहीं है, मतलब पहली बार कर रहे हो तो प्रॉब्लम करेगा, तो एक अच्छा क्वेश्चन है। आई होप लॉजिक समझ में आ गया होगा आपको, तो फिर इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत आराम से आपको समझ में आ गया। लेकिन अगर कोई डाउट रह गया हो तो भैया कमेंट में लिखो, तुरंत बताऊंगा। कमेंट का मतलब कि जब भी आप कमेंट लिखोगे मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन पे बढ़ता हूं, हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहते हैं जरा देखो, त्रिभुज एबीसी में AB बराबर 10 सेंटीमीटर, एक ट्रायंगल है एबीसी, AB बराबर 10 सेंटीमीटर, BC बराबर 6, CA बराबर 8 सेंटीमीटर। थोड़ा बेटर विजिबिलिटी के लिए देखो 6, 8, 10 क्या ट्रिपलेट है, तो ट्रायंगल कैसा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। तो मैं इसको वैसे ही बनाता हूं, तो मैंने कुछ ऐसे बना दिया यहां पर, ठीक है। अब मुझे AB बराबर 10 सेंटीमीटर कह रहा है, तो ये मैंने लिख लिया A, ये लिख लिया मैंने B, ये लिख लिया C। अब आपसे कह रहा है BC बराबर 6 सेंटीमीटर, तो दिस इज नथिंग बट 6 सेंटीमीटर, और CA बराबर 8 सेंटीमीटर, तो ये आ गया, और ये 90 डिग्री। यहां तक कोई डाउट आपको नहीं होगा। अब ये कह रहे हैं कि भैया I त्रिभुज का अंतः केंद्र, I क्या है, इन सेंटर है। अब जरा ध्यान से देखो, अगर I इन सेंटर है, I अगर इन सेंटर है तो इसकी तीनों भुजाओं से लंबवत दूरियां क्या होंगी, बराबर होंगी। यानी कि एक दूरी ये भी बराबर होगी, एक दूरी ये भी बराबर होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको। और ये पॉइंट क्या है, ये I है। अब आपसे कह रहे हैं ट्रायंगल ABI का एरिया बता दो, त्रिभुज ABI का क्षेत्रफल बता दो। तो अब मैं अगर इसको ऐसे मिला दूं, इसको ऐसे मिला दूं, तो आपको बताना है त्रिभुज ABI का एरिया क्या होगा, ये बताना है। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन है, कैसे
भाई ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो तीनों आपस में बराबर होंगी। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बराबर होगा? इन रेडियस के बराबर होगा, स्मॉल आर के बराबर होगा। और मैंने प्रॉपर प्रूफ किया कि स्मॉल आर बराबर होता है p प्लस बी माइनस एच डिवाइडेड बाई 2। मैंने प्रूफ करके दिखाया आपको। तो कितना आ जाएगा? 8 प्लस 6 14 माइनस 10 यानी कि 4, 4/2 का मतलब 2। तो मुझे r की वैल्यू पता चल गई कि ये जो r है ये 2 के बराबर है, तो ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। आपसे पूछा गया ABI का क्षेत्रफल, तो ABI यानी इस त्रिभुज का एरिया पूछा गया है। तो 1/2 इंटू में आपके पास आ जाएगा 10 और इंटू में आ जाएगा आपके पास 2, ये और ये कट जाएगा। आपका आंसर कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 10 सेंटीमीटर स्क्वायर इस प्रश्न का सही वाला उत्तर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, कोई इसमें डाउट आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो भैया यहीं पर अपना सेशन हम आज का करेंगे फिनिश। मैंने कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट इन सेंटर से रिलेटेड आपको बता दिए हैं। कुछ एक कंसेप्ट होता है जो एंगल बाइसेक्टर से भी रिलेटेड होता है, तो वो मैं एंगल बाइसेक्टर पढ़ाऊंगा तो उन सारे कंसेप्ट्स को भी करा दूंगा। लेकिन इन सेंटर इसके बाहर यूजुअली नहीं आएगा, आपका काम यहां से चला जाएगा। इंटर रिलेटेड प्रॉपर्टीज आ सकती हैं, तो वो आपको धीरे धीरे इसी सीरीज में सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, मजा आया होगा। अगला मैं सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल्स, क्योंकि 2-3 कमेंट्स थे कि भैया सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल्स करा दो, तो मैं डिटेल में आपको करा दूंगा। अभी क्या करना है भैया, आपको वीडियो आपने देख लिया, इसका हैंड रिटन नोट जो कुछ भी है वो भी आपको मिल जाएगा, प्लस इसकी क्विज वो आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगी। उसको उठा के जाके सॉल्व करिए। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सारे डाउट्स को भी क्लियर कर दूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंसेप्ट और एक नए क्वेश्चंस के लूप के साथ, नए कंसेप्ट्स के साथ। और अगर आपको भी लग रहा है कि आपको किसी कंसेप्ट में कोई डाउट है, तो प्लीज राइट इट डाउन इन कमेंट सेक्शन। मैं उस पूरे कंसेप्ट को बहुत डिटेल में आपके साथ आके डिस्कस करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, तो भैया लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और जय हिंद।